Hey guys, welcome to the UPSC Mentor. This is part 38 of the Elimination Technique series for UPSC Prelims 2025. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम आ चुके हैं पार्ट 38 पर। तो इससे ऑलमोस्ट यहाँ पे पता चल रहा है कि पार्ट 37 पार्ट्स इस वीडियो के जो है पहले से आ चुके हैं। तो आप प्लीज़ जाइए जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में चेकआउट करिए कि बाकी के 37 पार्ट्स में मैंने आपको क्या क्या यूनिक एलिमिनेशन टेक्निक्स बताई हैं, आपको आपका एप्टीट्यूड डेवलप करने का तरीका बताया। और मैंने ट्राई किया कि मैंने हर वीडियो में आपके लिए एक यूनिक तरीका लेकर आऊँ, और हर वीडियो जो है मैंने ये भी कोशिश करी है कि मैं बस 4 से 5 मिनट की लेकर आऊँ। अगर आप उसे 2x की स्पीड पर चला के देखेंगे तो बस आप 2 से 3 मिनट लगाकर बहुत न्यू टेक्निक सीख सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आप अप्रॉक्स 60 से 70 मार्क्स जो अपनी नॉलेज से लेकर आ सकते हैं, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। बट जो इसके आगे आपको 20 मार्क्स का पुश चाहिए या 25 मार्क्स का पुश चाहिए, उसके लिए आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स का यहाँ पे जो है साथ लेना पड़ेगा। ये एलिमिनेशन टेक्निक्स को सुन के किसी को ये नहीं लगना चाहिए तुक्केबाजी है, कोई तुक्केबाजी नहीं है। यहाँ पे मैं आपको जो आपका लॉजिकल रीजनिंग यूज़ करना सिखाऊंगी कि जब आप ऐसे टिपिकल सिचुएशंस में फंस जाएं तो आप अपने लॉजिकल रीजनिंग को यूज़ करके पेपर में जाके एक आंसर कैसे लेकर आ सकते हैं। जैसे कि देखिए, आज का ये जो क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपको ग्रुपिंग टेक्निक बताऊँगी कि जब आपको ना भी पता हो फिर भी आप ग्रुपिंग करके आंसर कैसे निकाल सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस किए हैं इसके रिगार्डिंग, आप इन 37 पार्ट्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज मैं एक क्वेश्चन और लेकर आई हूँ। देखिए, In the Government of India Act 1919, the functions of provisional government were divided into reserved and transferred subject. Which of the following were treated as reserved subjects? ठीक है, देखो हम सबको पता है कि ब्रिटिश रेगुलेटिंग एक्ट्स के ऊपर हर साल एक क्वेश्चन आता है पेपर में। ये एक थीम है, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक थीम है। अब यहाँ पे रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे 1919 वाले एक्ट में, उसमें भी पूछ लिया कि रिजर्व सब्जेक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ है। किसी को इतना डिटेल में नहीं पता होगा, किसी को जिसने भी इतना अच्छे से भी स्टडी किया सबको ये पता होगा कि हाँ 1919 में डायर की है, बट सब्जेक्ट्स कौन से किसी को नहीं पता। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा आप रीजनिंग लगा के आंसर कैसे निकालेंगे, आप ये मेरे साथ फॉलो करिए। देखिए, फर्स्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सेकेंड इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, थर्ड इज लैंड रेवेन्यू एंड फोर्थ इज पुलिस। देखो, अगर आप इन ऑप्शंस को ठीक से एनालाइज करो आपको सबसे पहले समझ में आएगा। आप एक जैसे ऑप्शंस को एक ग्रुप में रखने का ट्राई करो। जस्टिस आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मतलब ये समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ लॉ से रिलेटेड है यहाँ पे, कि हाँ सब लोगों के साथ सब चीज़ें फेयर हो। तो ये कुछ यहाँ पे जो पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है उससे रिलेटेड हो रहा है। अभी पुलिस आ जाता है, पुलिस का भी सेम यही काम है कि हाँ जस्टिस मेंटेन हो, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी रहे। तो अगर आप देखें, आप एक बारी को 1 और 4 को एक ग्रुप में डाल सकते हैं कि हाँ जस्टिस हो रहा है और पुलिस आ रही है यहाँ पे। 1 सेकेंड गाइज, आई एम रियली सॉरी। अब आप फिर ये चीज़ देखिए यहाँ पे, तो देखो इससे आपको ये पता चल रहा है कि जहाँ पे 1 और 4 जो है यहाँ पे एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। अब 1 और 4 यहाँ पे कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में और डी में। अब अगर यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 2 और 3 को एनालाइज करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दिया गया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कभी भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं था। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद भी हमें 1992 तक वेट करना पड़ा जहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर इम्पोर्टेंस दिया गया 73rd एंड 74th एक्ट के थ्रू। तो बट जस्टिस, पुलिस, लैंड रेवेन्यू, ये सभी चीज़ें जो थी ब्रिटिशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि देखो पुलिस को अपने कंट्रोल में रखना है, लैंड रेवेन्यू उनको चाहिए कि हाँ लैंड रेवेन्यू उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा है, तभी उनके पास ज़्यादा कंट्रोल होगा, ज़्यादा मनी पावर होगा। बट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर इतना फोकस नहीं था कि ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा। बट ये तीन चीज़ें जो है साथ में जा सकती हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी कितने टाइम के बाद फोकस आया। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये तीन चीज़ें जो है एक ग्रुप में जा सकती हैं, 1, 3 एंड 4। एंड आप सेकंड को ऑड वन आउट यहाँ पे मान सकते हैं। आपको थोड़ा प्री इंडिपेंडेंस का नॉलेज चाहिए था, थोड़ा पोस्ट इंडिपेंडेंस का नॉलेज चाहिए था इसके लिए, और थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करके जो है आप यहाँ पे आंसर पे पहुँच सकते हैं। देखो कोई भी तुक्केबाजी नहीं है इधर, सिंपल मैंने आपको एक लॉजिक समझाया है। अब देखिए ऐसे आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द मिडीवियल इंडिया द टर्म फनम रेफर टू। देखो मैं आपको टर्म्स के लिए एक मिडीवियल इंडिया में एक अच्छी सी चीज़ बताती हूँ। मैंने इस क्वेश्चन को पर्सनली कैसे किया था, जब मैं पेपर में गई थी मुझे नहीं पता था कि फनम किसको बोला जाता है, बट मुझे एक चीज़ पता था, ये जो PYQs में ऑप्शंस होते हैं ना, मैंने इनको एनालाइज कर रखा था कि UPSC जो है बार बार कॉइन्स के ऊपर पूछती है, कॉइन्स के ऊपर, पोर्ट्स के ऊपर,
ये जो है इनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो यूपीएससी हर बार पूछती है। जैसे 2023 में इन्होंने पोर्ट्स के ऊपर पूछ लिया था, कॉर्कोई, मुजीरी, ये सब क्या चीज़ें हैं, तो वो पोर्ट्स थी। यहाँ पे मुझे पता था क्लोथिंग का यूपीएससी के ने कभी कोई पीवाईक्यू में भी नहीं पूछा कि इस क्लोथ के लिए ये टर्म है, किसी ऑर्नामेंट पे भी नहीं पूछा, ना ही किसी वेपन पे पूछा, बट हाँ कॉइन्स पे पहले पूछा गया। तो मुझे उससे ये लगा कि हाँ हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी अपनी थीम्स को रिपीट करता है, तो यूपीएससी ने यहाँ पे कॉइन्स के ऊपर फिर से क्वेश्चन और फ्रेम किया हो। आपको इस बात को ध्यान रखते हुए चलना है कि यूपीएससी अपनी थीम्स को ही पिक करता है बार बार। यूपीएससी को कॉइन्स से पूछना है, मिडीवियल इंडिया से वो पूछेगा, उसे पोर्ट से पूछना है वो पूछेगा, यहाँ पे उसको यहाँ पे बुद्धिज़्म जैनिज़्म से पूछना है वो पूछेगा। अगर आपको इस तरीके की चीज़ें ऑप्शंस में मिले ना, और अगर आपको आंसर ना समझ में आ रहा हो, तो आप इनको यहाँ पे फाइनली जाके मार्क कर कर आ सकते हैं। देखो क्लोथिंग का मुझे श्योर था, पीवाईक्यूज मैंने अच्छे से स्टडी कर रखे थे 2013 से लेके 22 तक के, इस टाइम पे जब पेपर में था तो 21 तक के, तो मुझे पता था क्लोथिंग के बारे में कभी नहीं पूछा, ऑर्नामेंट्स वेपन्स नहीं पूछा, बट हाँ कॉइन्स पूछा है। तो यहाँ पर सबसे सेफ था कि मैं बी मार्क कराऊँ, मैंने बी मार्क किया और यही इसका आंसर निकला। तो देखो इस तरीके से आप थोड़ा पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करके, अपना थोड़ा स्मार्ट रीजनिंग लगाकर, अपना एप्टीट्यूड को डेवलप करके आप जाके पेपर में आंसर्स को कर आ सकते हैं। इन दोनों ही क्वेश्चंस को अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ जाके हमारे बाकी के 37 पार्ट्स चेक करिए, जहाँ पे आपको और भी नई नई इसी तरीके से आपको लॉजिकल रीजनिंग लगाना मैंने सिखाया है। थैंक यू सो मच गाइस।